Bismillahirrahmanirrahim. We are going to continue with the topic of multiplexing. In the last lecture, we worked on time division multiplexing, or in that, we worked on the specific example that is known as T1 wireline system, which is basically the concept used in landline telephone systems. तो T1 वायरलेस सिस्टम्स में हमने देखा यह था कि फॉर every T1 wireless system we can have the peak data rate of 1.544 megabits per second, and if I want to transmit my data onto a T1 line, I would like to divide my data into frames, and each frame in T1 wireless system consists of 193 bits. Out of these 193 bits, 192 bits correspond to data, and one bit is basically used for signaling and synchronization. तो इस पर्सपेक्टिव से हमने जो डिटेल में डिस्कस की थी वो ये बात डिस्कस की थी कि T1 वायरलेस सिस्टम जो है वो सिमल्टेनियसली 24 यूज़र्स को एकोमोडेट कर सकती है ऑन ट्रांसमिशन पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें. So if I talk about the frame duration, I can calculate the frame duration by calculating the reciprocal of data rate that will give me the time for one bit, and if I multiply the number of bits, that is 193 bits in one frame, I will get the frame duration equal to 125 microsecond. एंड देन इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली हमने लास्ट लेक्चर में हर स्लॉट का टाइम भी कैलकुलेट किया था, एंड इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन दैट वाज समवेयर अराउंड 5.18 माइक्रोसेकेंड. सो इन प्रिंसिपल यू कैन ट्रांसमिट डाटा ऑफ 24 यूज़र्स साइमल्टेनियसली, और हर यूज़र को जो स्लॉट एलोकेट होती है दैट कंटेन्स 8 बिट्स, और 8 बिट्स के लिए आप टाइम अगर कैलकुलेट करें दैट इज़ 5.18 माइक्रोसेकेंड, समथिंग लाइक दिस. एंड जस्ट टू रिमाइंड यू अनदर थिंग, जब भी हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करते हैं फॉर ह्यूमन वॉइस, वी यूज़ द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 8000 सैम्पल्स पर सेकेंड्स, और हर सैम्पल को हम इनकोड करते हैं यूजिंग 8 बिट्स. तो फॉर ह्यूमन वॉइस विच इज़ बेसिकली कन्वर्टेड फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल, द डाटा रेट इज़ बेसिकली 64,000 बिट्स पर सेकेंड. तो इस परस्पेक्टिव से अगर आप देखें तो आप 8 बिट जब एक स्लॉट पे रखते हैं तो जस्ट लाइक आप एक फ्रेम में 24 यूज़र्स का एक एक सैम्पल रख के भेज रहे हैं. तो आपके पास 24 यूज़र्स के 24 सैम्पल्स हैं, हर सैम्पल को आप 8 बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो 8 बिट आप एक टाइम स्लॉट पे रख के ट्रांसमिट कर रहे हैं. तो इस पर्सपेक्टिव से हमने ये पूरी डिटेल इसकी देखी थी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की. और उसके बाद हमने फिर T1 लाइन के बाद हमने T3 लाइंस भी देखी थी कि अगर हम इंटरसिटी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे हम T1 वायर लाइन की T1 की बजाय हम T3 यूज़ करते हैं, और T3 इज़ बेसिकली हैविंग द कैपेसिटी जो कि इक्विवेलेंट है तकरीबन 28 T1 लाइन के. उसका डेटा रेट 44 पॉइंट समथिंग हमने कल एग्जैक्टली वैल्यू निकाली थी. तो जब हम लोकल विद इन वन सिटी की बात करते हैं या विद इन सर्टन लोकेलिटी की बात करते हैं तो आपके टेलीफोन सिस्टम में T1 लाइन जो है वो कम्युनिकेट कर रही होती है, और जब आप इंटरसिटी की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपके पास T3 लाइन कम्युनिकेट कर रही होती है जिसका डाटा रेट कंबाइंड 28 T1 लाइन्स में. अभी डाटा रेट हमने T1 लाइन और T3 लाइन दोनों के लिए बात की, तो टेक्निकली आपके पास जो 1.544 मेगाबिट पर सेकेंड है ये एग्जैक्टली सारे का सारा डाटा बिट्स नहीं है, बल्कि अगर आप डाटा बिट्स की बेस पे डाटा रेट निकालेंगे तो 1.536 मेगाबिट पर सेकंड निकलता है. तो 1.536 मेगाबिट पर सेकंड और 1.544 मेगाबिट पर सेकंड के दरमियान जो डिफरेंस है ये वो डिफरेंस है जो कि आपकी कंट्रोल बिट्स और सिंक्रोनाइजेशन बिट्स के पर्सपेक्टिव से आपको यूज़ होता है. तो ये जितना भी डाटा रेट है ये कंबाइंड डाटा रेट है जिसमें आपकी कंट्रोल और डाटा बिट्स दोनों की दोनों इंक्लूडेड है. तो T1 लाइन और T3 लाइन्स की अगर आप देखें तो हमने जो एग्ज़ाम्पल देखी थी और इससे पहले भी जो एग्ज़ाम्पल देखी थी वो सारी की सारी वो एग्ज़ाम्पल थी जिनको आपने एज्यूम ये किया हुआ था कि सबका डाटा रेट इक्वल है. तो हमने कल ये भी बड़े डिटेल में देखा था कि इफ़ वी आर हैविंग अ सिचुएशन वेयर सोर्स ए, सोर्स बी और सोर्स सी
लेट्स से 3 सोर्सेज हैं और तीनों के तीनों सोर्सेज का डाटा रेट डिफरेंट है, तो हम सबको इक्वल टाइम एलोकेट नहीं कर सकते। तो उसमें रूल ऑफ थंब हमने ये देखा था कि जो हाईएस्ट पॉसिबल डाटा रेट जिसका है उसको हम सबसे ज़्यादा टाइम देंगे, और जो लोएस्ट पॉसिबल डाटा रेट है वो हम उस वाले सोर्स को हम सबसे कम टाइम देंगे। So in principle, if I have three sources, source A, source B and source C, namely with 8 kilobit per second, 16 kilobit per second and 24 kilobits per second data rate respectively, so I will allocate, I will try to calculate the simplest ratio that turns out to be 1:2:3, and if I combine 1:2:3 and sum these values, it turns out to be 6. So out of every 6 I'm going to allocate one slot to source A, 2 slots to source B and 3 slots to source C. तो इस परस्पेक्टिव से जिसका डाटा रेट ज़्यादा है उसको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, और जिसका डाटा रेट कम है उसको थोड़ा कम टाइम मिल जाएगा। तो हर 6 स्लॉट में ये साइकिल कैरी ऑन करेगा। तो ये हमने ओवरऑल सिचुएशन सारी की सारी देखी थी। बट अगर मैं बात करूँ मल्टीप्लेक्सिंग की एक और सिनेरियो जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकल सिनेरियो है इन जनरल, वो ये है कि देर आर सिचुएशंस कि आपके पास सोर्सेज का डेटा रेट इटसेल्फ वेरी कर रहा होता है। सो लेट्स से मेरे पास सोर्स ए है, यहाँ पे तो हमने देखा है कि 8 किलोबिट पर सेकंड फिक्स्ड है, लेकिन कई एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जहाँ पे लेट्स सपोज सोर्स ए का डेटा रेट जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है 2 किलोबिट पर सेकंड से 50 किलोबिट्स पर सेकंड तक। तो जब आपके पास स्पीड थोड़ी स्लो है तो 2 किलोबिट पर सेकंड डेटा रेट होगा, और फिर कई दफ़ा सोर्स ऐसा होगा जब आपके पास 50 किलोबिट पर सेकंड होगा। तो इन प्रिंसिपल अगर आप ये देखें तो हमारे पास रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशंस मौजूद हैं जहाँ पे हमारे पास सोर्सेज का डाटा रेट फ्लक्चुएट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरनेट की बात कर लें तो इंटरनेट हम देखते हैं कभी तेज़ चल रहा होता है, कभी स्लो चल रहा होता है। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि आपके पास सोर्स का डाटा रेट भी फ्लक्चुएट कर रहा होता है। सो इफ़ आई एम हैविंग अ सिचुएशन जहाँ पे मेरे पास हर सोर्स का डाटा रेट डिफरेंट है, तो पहली डिफरेंस, पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सोर्स ए, सोर्स बी, सोर्स सी तीनों का डेटा रेट डिफरेंट होगा इन इटसेल्फ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हर सोर्स के अंदर जो डेटा रेट है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, वो भी फिक्स्ड नहीं है। सो इट मीन सोर्स ए का लेट्स सपोज डेटा रेट है 2 to 50 किलोबिट पर सेकंड, सोर्स बी का लेट्स से डेटा रेट है लेट्स से 10 किलोबिट पर सेकंड टू 80 किलोबिट पर सेकंड, और सोर्स सी का डेटा रेट है लेट्स से 30 किलोबिट पर सेकंड टू 200 किलोबिट पर सेकंड। तो अब जब आप इस सिचुएशन में जहाँ पे आपके पास हर सोर्स का डेटा रेट डिफरेंट है और डिफरेंट होने के साथ साथ फ्लक्चुएट भी कर रहा है, तो डेफिनेटली आपके पास सिंपल सोल्यूशन कीजिए, आप हर किसी को सेम टाइम स्लॉट दे दें, या जो लेटेस्ट हमने किया था कि हम रेशो कैलकुलेट कर लें, उस रेशो की बेस पे हम टाइम स्लॉट एलोकेट कर दें। तो ये दोनों के दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पर काम नहीं करेंगी। सो इस सिचुएशन में देयर इज अनदर वेरिएंट ऑफ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग विच इज़ नोन एज स्टैटिस्टिकल TDM। तो स्टैटिस्टिकल TDM में किया ये जाता है कि आप हर सोर्स का एवरेज डेटा रेट निकालते हैं। तो लेट्स से सोर्स ए का एवरेज डेटा रेट लेट्स सपोज 2 किलोबिट से 50 किलोबिट पर सेकंड दरमियान वेरी कर रहा है, तो मैं एवरेज डेटा रेट इसका भी निकाल लूंगा। इसी तरह सोर्स बी का एवरेज डेटा रेट निकालूंगा, सोर्स सी का एवरेज डेटा रेट निकालूंगा, एंड सो ऑन, जितने भी सोर्स हैं उन सब का एवरेज डेटा रेट निकालूंगा, और उन सब एवरेज डेटा रेट की बेस को दोबारा एवरेज करूंगा। इट मीन्स पूरे सिस्टम के लिए मैं एक एवरेज ट्रांसमिशन स्पीड निकाल लूंगा, एवरेज डेटा रेट निकाल लूँगा। तो जब मैं एक एवरेज डेटा रेट निकाल लूँगा वो किसी भी सोर्स के साथ एग्जैक्टली 100% मैच नहीं करेगा, लेकिन इन प्रिंसिपल वो वैल्यू तकरीबन सारे के सारे सोर्सेज के एवरेज डेटा रेट के आसपास होगी। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि हम करते ये हैं कि सारे सोर्सेज का एवरेज डेटा रेट को दोबारा जब एवरेज करेंगे तो हमारे पास कोई एक एवरेज वैल्यू आएगी। हम वो एवरेज वैल्यू जो है वो हर सोर्स को उतना टाइम उसकी बेस पे, एवरेज की बेस पे एलोकेट करते हैं कि ओवरऑल एवरेज ये है, हम उसको एवरेज डेटा रेट के हिसाब से टाइम एलोकेट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे टाइम स्लॉट असाइनमेंट जो है वो दो तरीकों से, मतलब दो चीज़ों को ध्यान में रख के की जाती है। पहली चीज़ ये कि आपके पूरे सिस्टम का सारे सोर्सेज का कंबाइन करके एवरेज डेटा रेट क्या है, उस एवरेज डेटा रेट की बेस पे आप टाइम स्लॉट असाइनमेंट करेंगे, और उस टाइम स्लॉट असाइनमेंट के हिसाब से फिर आप वेरिएशन जो आपके आप पास डिफरेंट सोर्सेज में फ्लक्चुएट हो रही है उस वेरिएशन को स्टडी करके देख के आप बेसिकली टाइम स्लॉट्स एलोकेट करेंगे, वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम स्लॉट्स। तो यहाँ पे आपको एक फिक्स्ड आपके पास सोल्यूशन काम नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास एवरेज डेटा रेट क्या है, और उस एवरेज डेटा रेट के कॉरस्पॉन्डिंगली आप टाइम स्लॉट एलोकेट करेंगे, उस टाइम स्लॉट के कॉरस्पॉन्डिंग
आप बेसिकली देखेंगे कि जिस सोर्स का डाटा जो है वो डाटा रेट थोड़ा ज़्यादा है, आपको तो थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे, और जिसका कम है उसको थोड़ा कम टाइम देंगे। लेकिन अगेन दिस इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द स्टेटिस्टिक्स। तो जितनी स्टेटिस्टिक्स हैं उन सारी स्टेटिस्टिक्स की बेस पे आप बेसिकली टाइम स्लॉट डिसाइड करेंगे, उस टाइम स्लॉट की असाइनमेंट भी आप बेसिकली डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन दिस सिचुएशन। सो स्टेटिस्टिकल टीडीएम में ये सारी सिचुएशन होती है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पहले तो हम ये कहते थे कि हर 6 टाइम स्लॉट में से पहली टाइम स्लॉट यूज़र ए की है, लेट सपोज अगली 2 टाइम स्लॉट यूज़र बी की हैं और अगली 3 टाइम स्लॉट वो यूज़र सी की हैं। बट जब आप स्टेटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने हर यूज़र को एक वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम स्लॉट्स दी हुई हैं। तो जब आप रिसीवर पे डी मल्टीप्लेक्सर की बात करेंगे तो रिसीवर को किस तरह से ये पता चलेगा कि ये डाटा किस यूज़र से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। तो इस पर्सपेक्टिव से किया ये जाता है कि जब भी हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इन जनरल भी कर रहे होते हैं, आपने प्रीवियस एग्जांपल्स में भी देखा, स्पेशली T1 लाइन और T3 लाइन वाले चक्कर में, कि हम जब भी डाटा ट्रांसमिट करते हैं हम रैंडमली ट्रांसमिट नहीं करते हैं, हम उसको अरेंज करते हैं, प्रॉपर फ्रेम की सिचुएशन में लेके आते हैं। तो जब आप स्टेटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं तो आप डाटा को अरेंज करते हैं, उसका हेडर रखते हैं, उसका एड्रेस बार रखते हैं, सारी की सारी उसके अंदर डिफरेंट फील्ड्स हैं, कंट्रोल फील्ड्स होती हैं, उसके अंदर डाटा फील्ड होती हैं, उसके अंदर एड्रेस फील्ड्स होती हैं। तो आपकी एड्रेस फील्ड जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो ये बताती है डी मल्टीप्लेक्सर पे कि कौन सा डाटा किस यूज़र के लिए इंटेंडेड है। तो डी मल्टीप्लेक्सर को जब आप डाटा प्रोवाइड करते हैं तो सिर्फ आप डाटा बिट्स नहीं दे रहे होते, बल्कि उन डाटा बिट्स के साथ कंट्रोल बिट्स भी दे रहे होते हैं। उन कंट्रोल बिट्स के साथ आप बेसिकली एड्रेस बिट्स या एड्रेस फील्ड भी दे रहे होते हैं। उस एड्रेस फील्ड को डिकोड करता है डी मल्टीप्लेक्सर और आपको बताता है कि आपका यूज़र ए का डाटा किस डेस्टिनेशन पे जाना चाहिए। तो इसकी पूरी की पूरी डायग्राम जो है वो TDM का ट्यूटोरियल, जिसको मैंने रेफ़र भी किया हुआ है और जहाँ से ये लेक्चर पूरा बना हुआ है, वहाँ पे पूरा इस का हेडर का इस पूरे के पूरे फ्रेम का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो यू नीड टू गो थ्रू दैट ट्यूटोरियल ताकि आप उस पूरे के पूरे फ्रेम का देखेंगे डिफरेंट फील्ड उस फ्रेम के अंदर क्या क्या अवेलेबल हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप स्टेटिस्टिकल TDM कर रहे हैं और आपका डाटा रेट वेरी कर रहा है तो डेफिनेटली देयर वुड बी अ सिचुएशन जहाँ पे आप सर्टन टाइम के लिए एक यूज़र को अगर एलोकेट किया हुआ है आपने रिसोर्स से, तो दूसरे यूज़र्स भी अपना डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। और चूंकि आपके पास डाटा रेट वेरिएबल है तो किया ये जाता है कि हमेशा बफर यूज़ किए जाते हैं, बफर्स में डाटा को स्टोर किया जाता है, उन बफर से डाटा को स्टोर करने के बाद उन को बेसिकली वेरिएबल डाटा रेट के पर्सपेक्टिव से डाटा को फ्रेम्स में डिवाइड किया जाता है और फिर उसको प्रॉपर्ली ट्रांसमिट किया जाता है। और इस चीज़ को भी डिपेक्ट करती हुई एक डायग्राम आपके पास इस ट्यूटोरियल में मौजूद है। सो योर होमवर्क फॉर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ट्यूटोरियल है कि आपने 2 चीज़ें देखनी है। एक चीज़ आपने पूरे का पूरा फ्रेम देखना है कि उस फ्रेम के अंदर कौन कौन सी फील्ड हैं डाटा फील्ड के अलावा, और दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है वो ये है कि एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें बफर्स और ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो आपने उस डायग्राम को एक दफ़ा जर्नल स्टडी करना है। सो अगर मैं यहाँ पे रुकूँ तो दिस इज़ बेसिकली ऑल अबाउट टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो अगर अभी तक हम देखें तो हमने बेसिकली 2 तरह की मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ी है, वन इज स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और दूसरी आपने टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ी है। द थर्ड वन इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जो कि हम अभी आगे चल के देखेंगे। सो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज व्हेन यू आर गोइंग टू डिवाइड अ रिसोर्स दैट इज फ्रीक्वेंसी। सो हम पास्ट में भी ये सारी बातें कर चुके हैं कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है इट इज़ बेसिकली अ रिसोर्स। तो आप जब भी कोई ट्रांसमिशन करते हैं तो आप कैरियर फ्रीक्वेंसी और उसके बाद बैंडविड्थ खरीदते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें इसलिए करते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज कंसिडर्ड अ रिसोर्स इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। सो व्हेन आई एम गोइंग टू डिवाइड the frequency or the bandwidth among different users, I say that I am dividing the frequency among different users, and this is basically frequency division multiplexing because I am doing multiplexing on the basis of a resource that is frequency. तो सिचुएशन ये है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक बैंड पूरा अवेलेबल है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज दैट आई एम गोइंग टू डिवाइड दैट एंटायर बैंडविड्थ और दैट एंटायर बैंड इनटू स्मॉलर सब बैंड्स। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि इंश्योर करते हैं जनरली हर सिचुएशन में, वो ये है कि ये स्मॉलर सब बैंड्स हम बना रहे हैं ये सब बैंड्स नॉन ओवरलैपिंग होने चाहिए। द रीज़न इज इफ़ यू आर गोइंग टू हैव द फ्रीक्वेंसी बैंड्स दैट आर ओवरलैपिंग, तो आपके पास बेसिकली
दो यूज़र या नेबरिंग यूज़र्स का डाटा एक दूसरे के साथ मर्ज होने की चांसेस होते हैं. सो दैट इज़ वाई व्हेन एवर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज डन, we always divide the frequency in non-overlapping frequency subbands. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर आप इसको ख्याल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंड अप विद अ सिस्टम दैट इज नॉट ट्रांसमिटिंग डाटा प्रॉपरली. तो इस पर्सपेक्टिव से आपके पास फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है सब बैंड्स में आप बात करते हैं. अब जब हम हर सब बैंड की बात करते हैं तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास जो सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं हम, they are full duplex. So if I recall the definition of full duplex, half duplex and simplex, so simplex communication थी कि जहाँ पे ट्रांसमीटर सिर्फ ट्रांसमिट ही कर सकता है, रिसीवर सिर्फ रिसीव कर सकता है और इनके रोल्स आपस में स्विच नहीं हो सकते. हाफ डुप्लेक्स में ये सिचुएशन थी कि कोई भी एंटिटी ट्रांसमीटर और रिसीवर के तौर पे एक्ट कर सकती है पर समल्टेनियसली नहीं कर सकती, विच मीन जब एक एंटिटी ट्रांसमीटर के तौर पे काम कर रही है तो इट इज़ नॉट गोइंग टू एक्ट एज अ रिसीवर, और जब वो एंटिटी रिसीवर के तौर पे काम कर रही है तो वो ट्रांसमीटर नहीं हो सकती. जबकि फुल डुप्लेक्स सिस्टम था कि कोई भी एंटिटी एट एनी गिवन टाइम सिमल्टेनियसली ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों रोल परफॉर्म कर सकती है. तो इन जनरल सारे के सारे मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जितने प्रैक्टिकल सिस्टम्स काम कर रहे हैं उनमें फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ हो रही है तो वो फुल डुप्लेक्स सिस्टम होते हैं. सो बेस्ड ऑन दैट हम जब सब बैंड्स की बात करते हैं तो हमने एक सब बैंड के पर्सपेक्टिव से जब हम बात करें तो सब बैंड्स को हम दोबारा चेंज करते हैं, डिवाइड करते हैं फॉर ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. तो ट्रांसमीटर रिसीवर पेयर के पर्सपेक्टिव से हम बात करते हैं, लेकिन ये हर जगह नहीं करते. ये डिपेंड करता है कि हमारे पास सिस्टम किस किस्म की डिमांड कर रहा है. तो लेट्स सपोज अगर मैं एग्जांपल दूं तो हमारा जो मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करने के बाद जब सब बैंड आया था तो सब बैंड के बाद हम बेसिकली उस फ्रीक्वेंसी को फर्दर डिवाइड करते हैं. भी आगे एग्जाम्पल में हम इसको डिटेल में देखेंगे. तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे मल्टीपल यूज़र जो हैं वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे अपना डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं. तो इसका मतलब है कि मैं मल्टीपल यूज़र्स को सिमल्टेनियसली सर्व कर सकता हूँ फॉर ट्रांसमिशन ऑफ देयर डाटा. तो अगर हम इसकी एग्जांपल देखें FTM की तो देयर आर क्वाइट few examples of frequency division multiplexing, and microwave transmission link connecting two sites over a long distance is the simplest of them all. आप देखें अगर जनरली माइक्रोवेव भी यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन अगर माइक्रोवेव की भी एग्जांपल देखें तो ये आपके BTS टावर जो सेलुलर सर्विसेज वाले यूज़ कर रहे होते हैं, मैंने आपको पहले भी रेफ़र किया था. इसके अंदर ऊपर जो सर्कुलर एंटेना होते हैं वो बेसिकली माइक्रोवेव एंटेना होते हैं और वो पॉइंट टू पॉइंट माइक्रोवेव कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. तो वहाँ पे वो जो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लिंक इस्टेब्लिश होता है वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ कर रहा होता है. इसके बाद AM और FM ब्रॉडकास्ट बैंड जो हैं वो भी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ कर रहे होते हैं. हमने एनालॉग में देखा था AM के केस में भी और FM के केस में भी. FM चूँकि ज़्यादा पॉपुलर और कॉमन है तो हम FM की बात करेंगे. तो अगर आप देखें तो हमने ये शुरू में बात की थी कि कमर्शियल FM जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम 88 मेगाहर्ट्ज़ टू 108 मेगाहर्ट्ज़. तो अगर आप देखें तो इस पूरे 88 टू 108 मेगाहर्ट्ज़ के बैंड को हमने सब बैंड में डिवाइड किया हुआ है और हर सब बैंड की कैरियर फ्रीक्वेंसी देने के बाद हमने लेट सपोज 200 किलोहर्ट्ज़ का उसको बैंडविड्थ दे दिया है. तो आपने बेसिकली 88 टू 108 किलोहर्ट्ज़ का जो पूरा बैंड है उसको फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करते हुए आपने डिफरेंट बैंड्स में डिवाइड कर दिया है. अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि यहाँ पे आपके पास FM के जो एक सर्टेन बैंड आ गया उस पर चूँकि आपकी कम्युनिकेशन वन वे है, FM में आपकी वन वे कम्युनिकेशन है कि आपका सिर्फ रेडियो स्टेशन ट्रांसमिट कर रहा है और आपका रेडियो रिसीव कर रहा है. तो यहाँ पे हम अप लिंक और डाउन लिंक या ट्रांसमीटर रिसीवर पेयर फ्रीक्वेंसी की बात नहीं करते. सेटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें तो अगर एक सेटेलाइट है वो मल्टीपल ग्राउंड स्टेशन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो जनरली हम हर ग्राउंड स्टेशन के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड एलोकेट कर देते हैं और कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं. और अगर हम जो सबसे परफेक्ट एग्जांपल देखें रियल लाइफ में तो दैट इज़ अ फुल डुप्लेक्स सेलुलर सिस्टम ऑपरेटिंग यूजिंग अ गिवन फ्रीक्वेंसी बैंड. तो आपका जो फ़ोन है अगर आप देखें तो ओवरऑल सिचुएशन ये होती है कि लेट्स सपोज आपके पास मोबाइल लिंक का कनेक्शन है, जैज़ का कनेक्शन है. तो जैज़ ने जो भी फ्रीक्वेंसी परचेज़ की है गवर्नमेंट से या PTA से उस फ्रीक्वेंसी को उसने सब बैंड में डिवाइड किया और उसको डिप्लॉय कर दिया डिफरेंट जगहों पे. तो लेट्स सपोज अगर हम एक ही रूम में 4 लोग बैठे हुए हैं उन 4 लोगों के पास जैज़ का कनेक्शन है तो वो चारों के चारों को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड एलोकेट हुआ होगा.
तो इसका मतलब है कि यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4 इन चारों को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स एलोकेट हुए होंगे, क्योंकि आपने पूरी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को फ्रीक्वेंसी सब बैंड्स में डिवाइड कर दिया है। अब सेलुलर सर्विसेज में एक और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो है अपलिंक फ्रीक्वेंसी और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी। तो अपलिंक फ्रीक्वेंसी जनरली वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पे आपका फ़ोन टावर से कम्युनिकेट करता है या आपका फ़ोन BTS से कम्युनिकेट करता है। जब मैं BTS कहता हूँ, BTS इज बेसिकली द एंटेना, द लार्ज एंटेना जो आप देखते हैं जनरली इंस्टॉल्ड होता है। तो आपका अपलिंक फ्रीक्वेंसी इज़ द फ्रीक्वेंसी जिस पे आपका फ़ोन आपके टावर से या आपके BTS से कम्युनिकेट कर रहा है। And downlink frequency is the frequency at which your tower or your BTS is communicating with your phone. तो आपके पास लेट सपोज जैज़ के 4 यूज़र बैठे हैं, तो 4 यूज़र को 4 डिफरेंट बैंड एलोकेट होंगे और हर यूज़र को जो बैंड एलोकेट हुआ है उस बैंड को फर्दर 2 बैंड में डिवाइड किया जाता है। एक होती है अपलिंक फ्रीक्वेंसी और एक होती है डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी। अपलिंक फ्रीक्वेंसी पे आपका फ़ोन कम्युनिकेट करता है टावर के साथ और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी पे टावर कम्युनिकेट करता है आपके फ़ोन के साथ। क्योंकि फुल डुप्लेक्स सिस्टम है, तो इस परस्पेक्टिव से अगर आप देखें तो मेरे पास अगर 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, अपलिंक की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, डाउनलिंक की फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, तो मैं समल्टेनियसली ट्रांसमिट भी कर सकता हूँ और रिसीव भी कर सकता हूँ। इस परस्पेक्टिव से बेसिकली आइडिया ये है कि अपलिंक फ्रीक्वेंसी बेसिकली आपकी आवाज़ जो है वो टावर और अगले यूज़र तक जा रही होती है और जो दूसरे यूज़र की आवाज़ है वो डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी के थ्रू आपके फ़ोन तक आ रही होती है। तो इस परस्पेक्टिव से फुल डुप्लेक्स सेलुलर सिस्टम वहाँ पे काम करता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है जो कि आपने सर्च करना है कि एक कॉन्सेप्ट है मोबाइल कम्युनिकेशन में फ्रीक्वेंसी रीयूज़ पैटर्न। फ्रीक्वेंसी रीयूज़ पैटर्न का मतलब ये है कि आप मोबाइल लिंक ने अगर लेट सपोज जैज़ ने एक सर्टेन सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज खरीदी है, तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी इज एन एक्सपेंसिव रिसोर्स। जब हम फ्रीक्वेंसी या बैंडविड्थ की बात करते हैं तो एक सर्टेन जोग्राफिकल डिस्टेंस के बाद आपकी फ्रीक्वेंसी ट्रेवल नहीं कर सकती। तो लेट सपोज कुछ फ्रीक्वेंसीज होंगी जो डिप्लॉयड होंगी इस्लामाबाद में और वही फ्रीक्वेंसी जैज़ वाले डिप्लॉय कर देंगे लेट सपोज लाहौर में, कराची में और लेट से मुल्तान में। तो उसका फ़ायदा ये है कि आप एक सर्टेन डिस्टेंस के बियॉन्ड आपकी फ्रीक्वेंसी ट्रैवल नहीं करेगी, तो जो डेटा फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हुए इस्लामाबाद में होगा वो मुल्तान नहीं पहुंच सकता, वो कराची नहीं पहुंच सकता, वो लाहौर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसके अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं है। तो इसलिए होता ये है कि कोई भी कम्युनिकेशन कंपनी या मोबाइल कंपनी फ्रीक्वेंसी रीयूज़ पैटर्न को यूज़ करती है। उसका मकसद ये होता है कि आप एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हो और उसी को एफिशिएंटली यूज़ कर लेते हो डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस पे। तो उसका फ़ायदा ये है कि आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी या ज़्यादा बैंडविड्थ खरीदनी नहीं पड़ेगी और आप कम पैसे लगा के ज़्यादा यूज़र्स को कंपनसेट कर दोगे। लेकिन उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फिजिकल सेपरेशन इतनी होनी चाहिए कि आप उस फ्रीक्वेंसी रीयूज़ पैटर्न को एफिशिएंट बना लें कि आपका एक सिटी का डाटा जो है वो दूसरे सिटी के साथ मर्ज ना हो या वो जोग्राफिकली इतना डिस्टेंस हो कि वो उस तरीके से चल सकें। तो अब हम एक एग्जांपल देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की। तो अगर आप देखें तो मेरे पास सोर्स A, B और C 3 सोर्सेज हैं और लेट से मैं ट्रांसमीटर 1 पे जो ट्रांसमिट करता हूँ 92.1 मेगाहर्ट्ज़ पे ट्रांसमिट कर रहा हूँ और 200 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी बैंड है मेरे पास, तो 92.2 और 92 मेगाहर्ट्ज़ पे बेसिकली पूरे का पूरा बैंड होगा। इसी तरह दूसरा यूज़र जो है उसको मैं सेंटर फ्रीक्वेंसी एलोकेट करूँगा 92.3 और जो थर्ड यूज़र है उसको मैं 92.5 मेगाहर्ट्ज़ एलोकेट करूँगा। तो व्हाट आई कैन डू है कि सोर्स A, B और C तीनों को मैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एलोकेट कर दूँगा और हर यूज़र का बैंडविड्थ जो है वो 200 किलोहर्ट्ज़ है, तो मैं 200 किलोहर्ट्ज़ सेंटर फ्रीक्वेंसी के अराउंड रख के ट्रांसमिट कर दूँगा और ये सारी की सारी चीज़ मैं चैनल पे डाल दूँगा जो चैनल 92 से 92.6 मेगाहर्ट्ज़ लेट्स सपोज ट्रांसमिट करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो रिसीवर पे मुझे क्या करना पड़ेगा, रिसीवर पे मुझे फ़िल्टर्स लगाने पड़ेंगे। जो फ़िल्टर है मेरा वो बैंड पास होगा, तो लेट्स सपोज पहला फ़िल्टर है वो 92 से 92.2 मेगाहर्ट्ज़ उसकी बेसिकली बैंडविड्थ होनी चाहिए। तो क्योंकि इसके अंदर बेसिकली आपके यूज़र A का डाटा आ रहा है। इस तरह जो सेकंड बैंड पास फ़िल्टर है उसकी 92.2 से लेकर 92.4 तक पास बैंड होना चाहिए। इसी तरह थर्ड जो है उसका 92.4 से 92.6 तक पास बैंड होना चाहिए। तो बेसिकली आप करते क्या हैं कि आप इस सारी हर फ्रीक्वेंसी को आप सिग्नल इनफैक्ट देखें आप तो पूरे की सारी चीज़ हर फिल्टर पे आ रही है। तो पूरा सिग्नल जिसमें 92 से 96 मेगाहर्ट्ज़ से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो तीनों के तीनों फिल्टर्स पे जा रहा है और हर फिल्टर जो है वो अपने एक स्पेसिफिक बैंड वाले सिग्नल को पास कर देता है, बाकियों को रिजेक्ट कर देता है। तो अगर आप इसको फ्रीक्वेंसी स्केल पे देखें
तो 92 से लेके 92.6 मेगाहर्ट्ज तक अगर आप देखें तो यूज़र ए को 92 से 92.2 रखा है, 92.2 से 92.4 यूज़र बी है और 92.4 से 92.6 यूज़र सी है। तो अगर आपके पास फ़िल्टर इसी सिचुएशन के हैं तो डेफिनेटली आप ट्रांसमिट कर सकते हैं इन सर्टन बैंड। इसी चीज़ की एक और डिपिक्शन अगर आप देखें तो इट इज़ इन दिस डायग्राम। तो अगर आप देखें तो आपके पास सिग्नल 1, सिग्नल 2 और सिग्नल 3 तीन डिफरेंट सिग्नल हैं और सारे के सारे 300 टू 3400 हर्ट्ज़ हैं। तो व्हाट वी कैन से इज़ कि हम इस स्पेसिफिक एग्जांपल को फिट ऑन कर सकते हैं अपने ह्यूमन वॉइस पे। तो अगर मैं आपकी बात करूँ रियल लाइफ में, तो ह्यूमन वॉइस हम सब जितने के जितने ट्रांसमिट करते हैं उन सब का फ्रीक्वेंसी बैंड बेस बैंड के पर्सपेक्टिव से आप देखें 0 to 4 किलो हर्ट्ज़ होता है। लेकिन होता ये है कि जब आप फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं तो आपका 0 to 4 किलो हर्ट्ज़ वाला जो पूरे का पूरा सिग्नल है वो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के पर्सपेक्टिव से आप देखें तो आप मॉड्यूलेशन के बाद डिफरेंट बैंड में वो चीज़ें प्लेस की जाती हैं। तो लेट सपोज मेरा फ़ोन जब मेरी आवाज़ ट्रांसमिट करेगा तो उसकी अपलिंक डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू योर सेल फोन। इस तरह अगर आप 40 के 40 लोगों को देखें तो जनरली 40 के 40 लोगों की अपलिंक डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी का पेयर जो है वो डिफरेंट होगा। चाहे आप कंप्लीट सेम रख लें चाहे कंप्लीट डिफरेंट रख लें, लेकिन इन प्रिंसिपल सारे के सारे डिफरेंट होंगे। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में द रिसोर्स जिसको आप शेयर कर रहे हैं दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी। और अगर मैं लास्ट स्लाइड पे आ जाऊँ तो दिस वाज बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो इन प्रिंसिपल हमने तीन तरह की मल्टीप्लेक्सिंग देख ली, बट वी आर गोइंग टू कंपेयर टू मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक दैट इज़ TDM वर्सेस FDM, क्योंकि ये दो बहुत कॉमनली यूज़ होती है। तो हम TDM वर्सेस FDM ज़रूर देखते हैं कि इस पर्सपेक्टिव से आप देख लेंगे कि दोनों के दोनों में प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं और किस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ चलती है। So if I talk about TDM, then TDM is basically sensitive to propagation delay। उसकी वजह यह है कि हम देख चुके हैं कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जिस रिसोर्स को आप शेयर कर रहे हैं दैट इज़ टाइम। तो इसका मतलब है एट एनी गिवन टाइम जब आपका यूज़र ए ट्रांसमिट कर रहा है या यूज़र बी ट्रांसमिट कर रहा है, यूज़र सी ट्रांसमिट कर रहा है, बाकी के यूज़र्स का डाटा भी आ रहा है लेकिन वो ट्रांसमिट नहीं हो रहा, तो उस पर्सपेक्टिव से उसको बफर में या कहीं मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है। तो अगर तो ये डिले या ये थोड़ा सा जो लैग है अगर तो ये बेरेबल है, स्पेशली ह्यूमन वॉइस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वहाँ पे तो फिर तो सिचुएशन ठीक है। लेकिन अगर ये गैप थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, डिले थोड़ा ज़्यादा हो जाए, तो आपकी कई एप्लीकेशन ऐसी हैं जो कि इस प्रोपगेशन डिले को कैटर नहीं कर पाएंगी एंड उसमें कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। तो इसलिए TDM टेक्निक इज़ बेसिकली सेंसिटिव टू प्रोपगेशन डिले, कि ज़रा सा प्रोपगेशन डिले में ऊपर नीचे अगर कुछ हुआ तो आपके पास पूरे के पूरे सिस्टम का जो है वो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। जबकि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज इनसेंसिटिव टू प्रोपगेशन डिले। उसकी वजह यह है कि अगर आप TDM में देखें तो TDM में आप एक ही फ्रीक्वेंसी पे डिफरेंट टाइम पे ट्रांसमिट कर रहे हो। तो अगर आप इन प्रिंसिपल देखें तो TDM इज व्हेन यू आर ट्रांसमिटिंग द डाटा ऑफ डिफरेंट यूजर यूजिंग सेम फ्रीक्वेंसी एट डिफरेंट टाइम। बट इफ़ यू टॉक अबाउट FDM तो आप बेसिकली FDM में you are transmitting the data of different user at the same time using different frequency। तो जब frequency different होंगी तो definitely आप उसको चूँकि simultaneously transmit कर रहे हैं तो वहाँ पे you do not have to wait for user A और user B और user C to stop या complete transmitting data और फिर आपकी बारी आएगी। तो इस पर्सपेक्टिव से फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में आपके पास फ्रीक्वेंसी हर वक्त आपके पास अवेलेबल है, डेडिकेटेड है, आप किसी भी टाइम ट्रांसमिट कर सकते हैं, आपको किसी दूसरे यूज़र को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप दूसरे यूज़र्स पे डिपेंडेंट नहीं तो डेफिनेटली आपका टाइम डिले भी यूज़र्स पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इस पर्सपेक्टिव से फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज़ इनसेंसिटिव टू प्रोपगेशन डिले, कि ये टेक्निक की वजह से कोई प्रोपगेशन डिले नहीं आएगा। इफ़ यू टॉक अबाउट टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग तो वहाँ पे हमें कम्प्लेक्स इक्वलाइजेशन टेक्निक चाहिए होती हैं, क्योंकि TDM में सिचुएशन थोड़ी कम्प्लेक्स होती है। अगेन उसमें प्रोपगेशन डिले और ये सारी की सारी चीज़ें आ रही होती हैं, चैनल वेरी कर रहा होता है, तो इस पर्सपेक्टिव से कम्प्लेक्स इक्वलाइजेशन टेक्निक चाहिए होती हैं। जबकि FDM में आपकी इक्वलाइजेशन टेक्निक जो हैं वो थोड़ी सी सिंपलर होती हैं। TDM को अगर आप देखें फ़ायदा ही कह सकते हैं, इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है
कि TDM इज सिंपल टू इम्प्लीमेंट एंड चीप डिजिटल लॉजिक सर्किट्स यूज़ हो जाते हैं। तो इसलिए आपने इसमें कोई लंबा चौड़ा फिल्टर नहीं लगाना, एक फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट करना है। तो आपको ट्रांसमीटर भी सिंपल सा बनाना पड़ेगा, DLD सर्किट भी बड़े सुकून से आसानी से ईजी यूज़ होंगे। बट इफ़ यू टॉक अबाउट FDM, तो FDM में चूँकि हम अगर इस स्लाइड पे जाएँ तो यहाँ पे हमने बात की थी, यहाँ पे फ़िल्टर यूज़ होंगे। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में यू नीड टू हैव बैंड पास फिल्टर। तो बैंड पास फिल्टर है आपके पास तो आपका डिज़ाइन कम्प्लेक्स हो जाएगा। अब बैंड पास फिल्टर में अगेन डिपेंड करता है कि आप फिल्टर किस टाइप का लगाना चाहते हैं। तो अगर आपको अच्छा फिल्टर चाहिए तो दैट इज़ कम्प्लेक्स एज वेल एक्सपेंसिव। तो ओवरऑल FDM में आपका बैंड पास फिल्टर्स होने की वजह से आपका सिस्टम डिज़ाइन कम्प्लेक्स भी हो जाता है और कॉस्टली भी हो जाता है। लेकिन अगेन अगर आप देखें तो इसका फ़ायदा बहुत है हमारे पास कि हमारे पास प्रोपगेशन डिले नहीं आ रहा, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर यूजर्स। तो डेफिनेटली FDM का कम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट की टर्म में शायद ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़े हमें, लेकिन अगर आप एक्सपेंस वर्सेस बेनिफिट देखें तो इट इज़ वर्थ इट कि आप ज़्यादा पैसे लगा के ज़्यादा कम्प्लेक्स सिस्टम बना के एटलीस्ट आप अपनी कम्युनिकेशन को रिलायबल और डिले इनसेंसिटिव बना सकते हैं। अनदर डिसएडवांटेज फॉर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज़ कि आप चूँकि आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज यूज़ कर रहे हो, जब आप एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं तो एम्पलीफायर में नॉन लीनियर पावर एम्पलीफायर जो होते हैं वो बेसिकली आउट ऑफ बैंड स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा जनरेट करते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से आउट ऑफ बैंड स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स को अवॉइड करने के लिए आपको मोर कम्प्लेक्स लीनियर फ़िल्टर यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि लीनियर फ़िल्टर जो हैं वो जनरली ऐसी आउट ऑफ बैंड जो स्पेक्ट्रल कंपोनेंट है वो क्रिएट करते हैं, लेकिन बहुत कम क्रिएट करते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन लीनियर फिल्टर्स। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर आप कम्प्लेक्स और लीनियर पावर एम्पलीफायर अगर आप यूज़ करेंगे तो कम्प्लेक्स लीनियर पावर एम्पलीफायर जो हैं वो एक्सपेंसिव भी होंगे, उनका डिज़ाइन भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इस पर्सपेक्टिव अगर आप देखें तो FDM का एक डाउन साइड ये है कि आपको नॉन लीनियर पावर एम्पलीफायर जो है वो आउट ऑफ बैंड स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स जनरेट कर सकते हैं।